हेलो व्यूअर्स, आप सभी की फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज का हमारा यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख डज इंडिया नीड टू रिलुक द डैम सेफ्टी एक्ट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी कई घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन इन भयानक त्रासदियों के पीछे मानव जनित कारकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीते दिनों ऐसी ही एक घटना सिक्किम में घटी। दरअसल उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील पर बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने से जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और जिससे भारी तबाही हुई। इस बाढ़ ने सिक्किम के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चुंगथांग बांध को ढा दिया, जिसने स्थिति को और ज्यादा विकराल बना दिया। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई और कई तो लापता भी हो गए। राज्य के 4 जनपद मंगन, गंगटोक, पाक्योंग और नामची में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से जारी सैटेलाइट चित्रों को देखकर विश्लेषकों ने कयास लगाए हैं कि इस घटना से दक्षिणी लोहनक झील का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर से भी अधिक कम हो गया है। यानी बादल फटने के बाद सिक्किम की लोहनक झील का लगभग 65% हिस्सा बह गया है। वहीं सिक्किम राज्य आपदा विभाग की एक जानकारी के मुताबिक बाढ़ ने राज्य में 11 पक्के पुलों को नष्ट कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वो जगह 5000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, जहां बादल फटने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो ऐसे में सिक्किम में हुए इतने बड़े हादसे को बादल फटने का अंजाम नहीं बल्कि इसे बांध टूटने का परिणाम माना जा रहा है। वहीं झील को लेकर भी पहले से ही आगाह किया गया था। ये ग्लेशियर लेक करीब 3 दशक से बढ़ रही थी और इसका क्षेत्रफल 17 हेक्टेयर से बढ़कर करीब 168 हेक्टेयर हो चुका था। ऐसे में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को भी इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 भी चर्चा में आ गया है। दरअसल कई रिपोर्ट्स बांध सुरक्षा अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत बरती गई लापरवाही को इस भीषण बाढ़ का कारण बता रहे हैं। कई रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिनियम के तहत अपेक्षित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जोखिम मूल्यांकन या निवारक उपाय नहीं किए गए थे। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 आखिर है क्या? इस अधिनियम का क्या महत्व है और बांधों को सुरक्षित रखने में क्या क्या चुनौतियां पेश आती हैं? साथ ही इस कानून के दायरे में बांधों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? तो इन्हीं सब तमाम सवालों के जवाब हम आज के इस आर्टिकल में तलाशने की कोशिश करते हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले कानून के प्रावधानों को हम जान लेते हैं। तो भारत में लगभग 6000 बड़े बांध हैं और उनमें से लगभग 80% 25 साल से ज्यादा पुराने हैं, जिनमें तमाम सुरक्षा जोखिम है। इसे देखते हुए ही 2021 में एक नया बांध सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। सिक्किम में आई बाढ़ के बाद कहा जा रहा है कि इस मामले में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत तय किए गए प्रावधानों का ख्याल नहीं रखा गया, जैसे प्रारंभिक चेतावनी, खतरों का मूल्यांकन या बांध को टूटने से बचाने के उपाय नहीं किए गए थे। इस अधिनियम का मकसद बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम और इनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करना तथा एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना था, ताकि बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित हो सके। इस कानून में प्रमुख जिम्मेदारियां सूचीबद्ध की गईं और यह अनिवार्य किया गया कि कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय निकाय स्थापित किए जाएं। इसके मुताबिक बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति बांध सुरक्षा नीतियों और विनियमों की निगरानी करेगी। एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन होगा, जिसे राज्य स्तरीय विवादों के समाधान का दायित्व सौंपा जाएगा। एक केंद्रीय जल आयोग होगा, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा प्रोटोकॉल का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही बांध सुरक्षा पर एक राज्य समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना की जाएगी। कानून में प्रावधान किया गया है कि राज्यों को खतरे के जोखिम के आधार पर बांधों को वर्गीकृत करना होगा और साथ ही उनका नियमित निरीक्षण करना होगा। वहीं कानून के अनुसार ये राज्यों का दायित्व है कि वो आपातकालीन कार्य योजना बनाएं, आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करें तथा सुरक्षा समीक्षा और अवधि जोखिम मूल्यांकन का अध्ययन करें।
दरअसल इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि बांध सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में एक रूपता लाई जा सके, जिसका पालन सभी बांध मालिक या राज्य सरकार एक विशेष प्रकार के बड़े बांधों के लिए करें। इसके अलावा इसके पीछे सरकार का उद्देश्य सख्त दिशा निर्देश प्रदान करना भी था। हालांकि जल राज्य का विषय है, लेकिन इस विधेयक के द्वारा राज्य के अधिकारों में कटौती नहीं की गई है। दरअसल विधेयक सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है कि राज्यों द्वारा दिशा निर्देशों का पालन हो। राष्ट्रीय समिति और बांध सुरक्षा प्राधिकरण इसके लिए काम करते हैं। अधिनियम के तहत बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानसून पूर्व और मानसून के बाद के निरीक्षण सहित कई प्रोटोकॉल हैं। हालांकि अभी तक ये प्रोटोकॉल कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। अब तक विभिन्न ठेकेदारों, डिजाइनर्स और योजनाकारों की व्यावसायिक दक्षता का कभी मूल्यांकन नहीं किया गया, और यही वजह है कि आज भारत के बांधों में डिजाइन की समस्या है। विधेयक एक तंत्र प्रदान करता है जहां उन लोगों की मान्यता का ध्यान रखने की अपेक्षा है जो वास्तव में निर्माण और रखरखाव में भाग लेते हैं। बांधों को नुकसान होने का खतरा रहता है और इसलिए उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। विधेयक में बांध सुरक्षा मानक तैयार करने का प्रावधान है। अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर 1 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अगर ऐसी बाध्यता या निर्देशों का पालन करने से इनकार किया जाता है, जिसके चलते जीवन की हानि या आसन खतरा होता है, तो कारावास सजा का भी प्रावधान है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही एक मामले में फरवरी 2023 में सिक्किम उच्च न्यायालय ने गति हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी को बांध सुरक्षा अधिनियम का पालन न करने पर 2 विधवा माताओं को 70 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश दिया था। चलिए, अब इतना जानने के बाद समझते हैं कि बांध सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां आखिर क्या हैं। तो इसमें पहली चुनौती तो ये है कि भारत में कई क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय हैं, जिससे हमेशा ही भूकंप का खतरा बना रहता है। इससे बांध की स्थिरता प्रभावित होती है। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की खराब गुणवत्ता और अस्थिर भूवैज्ञानिक स्थितियां भी बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियों का कारण बनती हैं। दूसरी वजह यह है कि भारत में कई बांध पुराने हो चुके हैं, जो कि आधुनिक सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। जैसे कि देश के करीब 80% बड़े बांध लगभग 25 साल पुराने हैं और इनमें कई प्रकार के खतरे हैं। तो संभावित विफलताओं को रोकने के लिए इन पुरानी संरचनाओं का रखरखाव और पुनर्वास बेहद जरूरी है। वहीं आपदा के पीछे जलवायु परिवर्तन भी बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ लगातार पिघलती जा रही है, जिससे पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी की अधिकता बांध के लिए मुसीबत लाती है। जलवायु पैटर्न में बदलाव और भारी वर्षा से बांधों एवं उनके जलाशयों पर दबाव पड़ता है। इससे बांध के विफल होने का खतरा बढ़ जाता है। भारत में कई नदियां पड़ोसी राज्यों या देशों के साथ सीमा साझा करती हैं, जिससे बांध सुरक्षा एवं जल प्रबंधन के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। विवाद और सहयोग की कमी बांध प्रबंधन को प्रभावित करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी बांधों की सुरक्षा में बड़ी बाधा है। इसके अलावा एक चुनौती ये भी है कि संभावित आपदाओं का प्रबंधन कैसे किया जाए। सिक्किम की तबाही में प्रबंधन की विफलता का बड़ा हाथ माना जा रहा है। इसके लिए बांधों के आसपास प्रभावी संचार नेटवर्क, निकासी योजनाएं तथा आपातकालीन आश्रयों का विकास और रखरखाव जरूरी है, जिसे मुस्तैदी से पूरा करना आसान बात नहीं है। चलिए, अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो दरअसल बांध सुरक्षा में कई बातों की सम्मिलित हिस्सेदारी होती है। सुरक्षा नियमों का पालन करने वाले बांधों को डिजाइन करना और उनका निर्माण करना सबसे बड़ी समस्या है। तो वहीं दिशा निर्देशों के अनुसार उनका रखरखाव और संचालन करना, एक सुलभ प्रारूप में वास्तविक समय में डेटा रिकॉर्ड करना, खतरनाक घटनाओं की भविष्यवाणी करना और आपातकालीन योजनाएं स्थापित करना आदि भी बड़ी समस्या है। लेकिन सिक्किम की बाढ़ ने बांध के डिजाइन से लेकर स्पिलवे क्षमता यानी जलाशय से पानी छोड़ने की नियंत्रित करने वाली प्रणाली तक सभी स्तरों पर लापरवाही को उजागर किया है। खतरे का जोखिम जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी प्रतिक्रिया, शहरीकरण, बांध के पानी के उपयोग या जहां वो स्थित हैं उस पर भी निर्भर करता है। इन बांधों की समय समय पर समीक्षा की जरूरत है, जिससे पानी के स्तर की सही जानकारी और नए नियम वक्र जो बांध जलाशय की क्षमता निर्धारित करते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे।
इससे निचले क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही हर 5 साल में स्पिलवे क्षमता और अन्य मीट्रिक्स की समीक्षा भी की जानी चाहिए। इसके अलावा एक गतिशील एवं अनुकूल परियोजना विकसित करने की जरूरत है ताकि उसके जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों, आपदा तैयारियों तथा पारिस्थितिकी तंत्र की सुनिश्चितता को शामिल किया जा सके। बांध के डिजाइन और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों को शामिल करना जरूरी है ताकि बांध चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने के अनुकूल बन सकें। बांध सुरक्षा पेशेवरों के कौशल और ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि मौजूदा अधिनियम देश के उन निर्दिष्ट बांधों पर ही लागू होता है जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से ज्यादा हो। इसके अलावा 10 से 15 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले केवल वही बांध इसके दायरे में आते हैं जिनके डिजाइन विधेयक में निर्दिष्ट विशेषताओं वाले हों। इसमें अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर नदियों पर बने बांध शामिल हैं। अधिनियम में ऊपरी क्षेत्र के जलग्रहण क्षेत्र के लिए एक सुरक्षा योजना है, जबकि बांध से आगे निचले इलाकों के लिए कोई सुरक्षा योजना नहीं है। शिमला में आई बाढ़ में भी कानून की यही कमी चर्चा में बनी हुई थी, लिहाजा सरकार को अधिनियम में संशोधन की भी आवश्यकता है। बहरहाल बांध सुरक्षा कानून को और भी मजबूत और लाभान्वित बनाने की जरूरत है ताकि बांध जनित बाढ़ की संभावनाओं को विफल किया जा सके। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताएं कि बांध सुरक्षा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।